ऐसे ही का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करें, खबरों पर विश्लेषण किया जाए उससे पहले देखिए आज मनी सेंट्रल में खास क्या है, कौन सी खबरें मनी सेंट्रल का हिस्सा हैं। शुरुआत होगी आज बजट की खबरों के साथ। बजट के बाद कितनी बदल जाएगी मनरेगा, छोटे व्यापारियों के लिए आएगा खास क्रेडिट कार्ड, कब लौटेंगी स्टार्टअप से गई नौकरियां, बैंकों को क्यों आगाह कर रहा आरबीआई की एक बड़ी रिपोर्ट आई है, इसको विस्तार से समझेंगे। कच्चे तेल के बाजार में बन रहे तेजी के समीकरण और क्या खत्म हो रही शेयर बाजार की पार्टी। जैसा मैंने कहा, आज शुरुआत बजट की खबरों के साथ। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा में कुछ और कार्यों को जोड़ा जा सकता है। केंद्र सरकार की ग्रामीण क्षेत्र में चल रही योजनाओं की समीक्षा के लिए बनी कमेटी ने इसकी सिफारिश की है। साथ में मनरेगा के तहत रोजगार के दिन बढ़ाने का भी सुझाव दिया। माना जा रहा है कि इस बार के बजट में इन सिफारिशों को ध्यान में रखा जा सकता है। सर, ये कमेटी ने और क्या क्या सिफारिशें दी हैं जिन पर गौर किया जा सकता है? मनरेगा इस आने वाले बजट में सरकार के विचार का और बदलावों का बड़ा केंद्र हो सकती है। कितने फैसले सरकार मनरेगा को लेकर करेगी ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन बजट के 6 महीने पहले से सरकार के भीतर अलग अलग स्तर पर मनरेगा को लेकर कई तरीके के पुनर्विचार शुरू हुए हैं। वो पुनर्विचार इस आधार पर हुए हैं कि एक तो मनरेगा में काम की मांग लगातार बढ़ रही है, जबकि इसके बावजूद की अर्थव्यवस्था में विकास दर लौटने की घोषणाएं की गई हैं, बाजार खुल रहे हैं। इसके बाद भी मनरेगा में ग्रामीण इलाकों में काम की मांग बढ़ रही है। इधर जब सरकार ने खाद्य सब्सिडी के ढांचे में बदलाव किया है और मुफ्त अनाज की मात्रा कम की है, उस स्थिति में मनरेगा में सब्सिडी कम करने या मनरेगा को दिए जाने वाले पैसे को लेकर भी पुनर्विचार चल रहा है। इन दोनों की रोशनी में सरकार ने एक कॉमन रिव्यू कमीशन बनाया था जिसको CRM कहते हैं, और उसने जो सिफारिशें की हैं सरकार को मनरेगा के लिए, वो सिफारिशें भी मनरेगा के पुनर्विचार में और मनरेगा को लेकर हो रहे बदलावों का आधार बन सकती हैं। हालांकि इसमें कुछ ऐसी सिफारिशें भी हैं जिनको शायद सरकार मानने को तैयार नहीं होगी। तो पहली वो सिफारिश जिसका जिक्र शुभम ने आपसे किया, इस समिति ने कहा कि मनरेगा में प्रति परिवार काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 कर दी जाए। ये तो मनरेगा को लेकर बजट बढ़ाने की स्थिति आ गई, जबकि सरकार ये चाह रही कि मनरेगा के बजट में कमी की जाए और इसे केवल आपातकाल की स्कीम के तौर पर रखा जाए, जैसा कि कोविड के दौरान हुआ था। पर इसके अलावा इस रिपोर्ट ने, इस कमीशन ने 2 और बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं जो मनरेगा में लागू होने की संभावना दिखाई दे रही है। सरकार उस पर विचार कर सकती है। पहली चीज़ तो ये कि ये समिति कहती है कि स्कीम राज्यों के जरिए लागू हो रही है, तो कामकाज कराने, कामकाज चुनने और कामकाज का निस्तारण कराने की छूट राज्यों को ज़्यादा मिलनी चाहिए। यानी मनरेगा पर में फैसले लेने के अधिकार का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। क्या केंद्र सरकार इसको मानेगी, बजट बताएगा। और दूसरी जो बड़ी बात जो मनरेगा को लेकर पिछले 2 साल से लगातार चल रही है वो ये कि समय पर पैसा नहीं मिलता है, और इसमें इस समिति ने कहा है कि मनरेगा में राज्यों को, मनरेगा में काम करने वाले कामगारों को और जो वेंडर्स हैं, जो तमाम तरीके की सेवाएं या तमाम तरीके का सामान आपूर्ति करते हैं, उनके पैसे भी लंबे समय तक रुके रहते हैं। और जब तक स्कीम को समय पर पैसे और फंड्स नहीं मिलेंगे तब तक स्कीम को चलाना मुश्किल हो जाएगा। इस बजट में सरकार का जो सामाजिक चेहरा है, सोशल चेहरा है, उसमें मनरेगा एक महत्वपूर्ण हिस्सा होने वाली है। इसमें होने वाले बदलावों पर हमारी निगाह रहेगी, क्योंकि खाद्य सुरक्षा के मामले में सरकार ने बजट से पहले तस्वीर साफ कर दी और अब अगले साल चुनाव तक, 2024 के चुनाव तक खाद्य सुरक्षा के ढांचे में या मुफ्त अनाज के ढांचे में शायद कोई बड़ा बदलाव होने की गुंजाइश नहीं है। छोटे व्यापारियों के लिए क्रेडिट कार्ड योजना जल्द शुरू हो सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो व्यापारियों के लिए मर्चेंट क्रेडिट कार्ड और सूक्ष्म इकाइयों के लिए व्यापार क्रेडिट कार्ड योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस योजना का मकसद छोटे व्यापारियों को क्रेडिट सुविधा उपलब्ध कराना है। सर, पहली बात, ये कैसे काम करेगा और ये कितना प्रभावी होगा, इसकी जरूरत भी है?
ये महत्वपूर्ण है। ये मुझे लगता है कि हाल फिलहाल में सबसे करीब से देखी जाने वाली और काफ़ी संभावनापूर्ण तैयारी लग रही है अगर इसकी बजट में घोषणा की जाती। पहली चीज़ तो ये कि ये केवल छोटे व्यापारियों के लिए आएगी, इसलिए इसका नाम MCC या मर्चेंट क्रेडिट कार्ड या व्यापार क्रेडिट कार्ड रखा गया है। इसका प्रावधान ये होने वाला है, जिससे संकेत हमें मिल रहे हैं, विस्तृत जानकारी बजट में वित्त मंत्री के भाषण के बाद पता चलेगी कि इसमें जो व्यापारी हैं उन्हें 50 दिन का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा क्रेडिट कार्ड के बदले। किसान क्रेडिट कार्ड का से प्रेरित है ये योजना। किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था काफ़ी समय से देश में चल रही, मांग भी चल रही थी कि व्यापारियों के लिए इस तरीके की घोषणा ली जाए। और इसमें जो क्रेडिट का गारंटी फंड है माइक्रो यूनिट्स का, उसके जरिए 85% कवरेज इस स्कीम को दिया जाएगा, जो सरकार ने एक फंड बना रखा है माइक्रो यूनिट्स के लिए। तो पहली चीज़ छोटे उद्योगों के लिए नहीं है, छोटे व्यापारियों के लिए है। इससे छोटे व्यापारियों की एक बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है अगर ये लागू की जाती है और सरकार इसमें फंड्स डालती है। उस समस्या का समाधान ये हो सकता है कि छोटे व्यापारियों को अपने सामान की बिक्री और खरीद में करीब 60 से 65 दिन के पेमेंट्स का डिले होता है। उनका जो पेमेंट साइकिल है वो 45 से 50 दिन का होता है। और इसलिए व्यापार में काम करने वाले लोगों की सबसे बड़ी चुनौती वर्किंग कैपिटल की है। उनके पास जो कार्यशील पूंजी होती है उसकी कमी होती है, जब तक कि उनको खरीदे गए माल की बिक्री का भुगतान नहीं आ जाता है। ऐसी स्थिति में ये मर्चेंट क्रेडिट कार्ड इन व्यापारियों की मदद कर सकता है, क्योंकि जितने समय के लिए उनके पास पूंजी नहीं होती, उनको अपने साइकिल को रन करने में, नया माल भरने में और अपनी इन्वेंट्रीज मैनेज करने के लिए जिन फंड की ज़रूरत होती है वो इससे दिया जा सकता है। इस स्कीम के ब्यौरे की भी प्रतीक्षा है। बजट के साथ शायद इसके विस्तृत और ब्यौरे हमारे सामने मिलेंगे। भारतीय स्टार्टअप कंपनियों को इस साल फंडिंग की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है और खर्चों को घटाने के लिए स्टार्टअप अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रहे हैं। लॉन्ग हाउस कंसल्टिंग की एक रिपोर्ट आई है जो ये कहती है कि 52 न्यू एज कंपनियों ने 2022 के दौरान 18,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है। सबसे ज़्यादा छटनी एजुकेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स में देखने को मिली है। इतना ही नहीं, इन कंपनियों से कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भी 2022 के दौरान नौकरी को छोड़ा है। ओला, ओयो और उड़ान में भारी संख्या में वरिष्ठ अधिकारी निकाले गए हैं। अकेले उड़ान एक ऐसा स्टार्टअप था जिसमें 50 अधिकारियों ने नौकरी छोड़ी है। सर, छटनी हुई, स्टार्टअप पे फंडिंग नहीं आ रही है, बिल्कुल समझ में आया, लेकिन ये नौकरियां जो हैं इस छटनी में किस तरीके की नौकरियां गई हैं? बड़े अधिकारी गए हैं, एक चीज़ समझ में आती है, लेकिन वो तो 50 हैं, टोटल नंबर 18,000 है। और स्ट्रक्चर कैसा है? जो छटनी के आंकड़े आ रहे हैं, हम लगातार मनी सेंट्रल में आपको स्टार्टअप में जो जॉब की क्राइसिस है वो पिछले 1 साल से बता रहे हैं कि धीमे धीमे करके वहाँ से नौकरियों की संख्या घट रही है। और भारत में औपचारिक या फॉर्मल नौकरियों का नया उभरता हुआ क्षेत्र था जो एकदम बिखरता दिखाई दे रहा है। सबसे ज़्यादा बुरी हालत एडटेक सेक्टर में है। यहाँ करीब 7,000 से ऊपर 8,000 के आसपास ले ऑफ्स हुए हैं केवल एडटेक सेक्टर में। और दूसरा कंज्यूमर सर्विसेज के सेक्टर हैं, जिनमें कि ई कॉमर्स वगैरह, वहाँ 5,000 ले ऑफ हुए हैं। ई कॉम हैं और फिनटेक में ले ऑफ कम है, क्योंकि कंपनियां भी कम थी। सबसे महत्वपूर्ण बात इस आंकड़े के भीतर जाकर हमें दिखाई देती है कि जब कंपनियों की जो छटनी का स्ट्रक्चर है उसमें सबसे ज़्यादा छटनी उन कर्मचारियों की हुई जो स्थायी कर्मचारी थे, जैसे व्हाइट हैट, कास्ट 24, एमफाइन, ओयो। इन्होंने जो अपने पुनर्गठन किए हैं इसमें सबसे ज़्यादा उन कर्मचारियों की नौकरी गई जो फुल टाइम कर्मचारी थे। ओला में कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा थी, क्योंकि हमें पता है कि ओला में काम करने वाले लोग कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, टैक्सी चलाने वाले। वहाँ जो छटनी हुई है वो 2,300 लोग निकाले गए। लेकिन जो परमानेंट या फुल टाइम जॉब्स वाले लोग हैं उनकी नौकरी जाने की संख्या काफ़ी बड़ी है। बायजूस में भी ऐसा ही हुआ है। और ये सिनेरियो हमें बताता है कि जो प्रशिक्षित, स्किल्ड, ट्रेंड और पढ़ा लिखा वर्कफोर्स था, जो शायद इन स्टार्टअप्स में अच्छा वेतन पा रहा था, उसी की नौकरियों पर सबसे ज़्यादा संकट आया और उसमें सबसे ज़्यादा छटनी हुई है और कटौती हुई है। सर, ये नौकरियां वापस आएंगी, ये दिन लौटेंगे, ये अच्छी नौकरियां लौटेंगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। आमतौर पर हम अर्थव्यवस्था में मंदी के पिछले ऐतिहासिक चक्रों में देखते हैं कि कंपनियां अपने यहाँ छटनी करती हैं, कारोबार जब सिकुड़ता है तो कर्मचारियों की संख्या कम करती हैं और उसके बाद बाजार में जब मांग लौटती है तो वो नई भर्ती करती हैं। कोविड के दौरान भी हमने ये ऐसा देखा कि ट्रेड के सेक्टर में, उद्योगों में भी जिनका कारोबार ठप हुआ था, वहाँ छटनी हुई और वहाँ धीमे धीमे वापस नौकरियाँ लौटने लगी। ये भारत में पहला अपने तरीके का उदाहरण है, भारत के पूरी दुनिया के लिए पहला उदाहरण है कि न्यू इकोनॉमी में, जिसमें इतने सारे जॉब्स एकदम आए थे, बहुत तेज़ी से हायरिंग हुई थी, वहाँ तेज़ी से छटनी हुई है।
कहना मुश्किल है कि भारत में एडटेक कंपनियों का दौर क्या वापस लौटेगा। मौजूदा परिस्थितियों में हम अर्थव्यवस्था जिस मंदी की तरफ जा रही है, क्या वापस एडटेक कंपनियां अपने उसी स्वरूप में लौट पाएंगी? बायजूस, उड़ान या व्हाइट-हेड जूनियर जैसी कंपनियां, जैसी उम्मीद हमने 2 साल पहले की थी। फिनटेक कंपनियों के लिए आने वाले समय में कानून कैसे होंगे, कितने बदलेंगे, आज हम रिजर्व बैंक की रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे, जिसमें रिजर्व बैंक ने फिनटेक कंपनियों के कामकाज को लेकर कई तरीके की चिंताएं और आशंकाएं जाहिर की। क्या ऐसी परिस्थिति होगी कि ये कंपनियां दोबारा काम कर सकें? ई कॉमर्स स्पेस में शायद अगर डिमांड वापस लौटती है तो नौकरियां आने की गुंजाइश बनेगी, अगर आने वाले समय में खपत बढ़ती है। कल हम लोगों ने इस पर चर्चा भी की थी कि भारत में खपत नहीं बढ़ रही है, खर्च नहीं बढ़ रहा है। यदि खर्च बढ़ना शुरू हुआ तो शायद ई कॉमर्स स्पेस में थोड़ी नौकरियां लौट सकती हैं। यही स्थिति इंटरटेनमेंट, ट्रैवल से जुड़े हुए स्टार्टअप्स में है। पर एडटेक एक ऐसा सेक्टर, एजुकेशन टेक ऐसा सेक्टर है जिसको लेकर अभी बहुत आश्वस्ति नहीं दिखती कि इसका बिजनेस मॉडल वापस आ पाएगा। 2 साल 3 साल देखने में हमें लगेगा कि भारत के स्टार्टअप्स के बिजनेस मॉडल वापस इस स्थिति में आते हैं क्या कि वो निकाले गए लोगों को दोबारा नौकरियों पर रख सकें। चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए देश के कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियों ने अपने पास कच्चे माल का स्टॉक भरना शुरू कर दिया। रिपोर्ट्स की माने तो कंपनियों को चीन में कोरोना की वजह से सप्लाई बाधित होने की आशंका है। ऐसे में मांग समय पर हो सके, सप्लाई बाधित ना हो, इसके लिए समय रहते कंपनियां कच्चे माल का स्टॉक कर रही। सर, कौन कौन से सेक्टर्स में ऐसा हो रहा है? 2-3 महत्वपूर्ण सेक्टर हैं और इसका जहां पर हम कच्चे माल के स्टॉक्स की बड़ी खरीद देख रहे हैं। और इसके 2 असर हमें दिखाई दे रहे हैं। इसका एक असर तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि कंपनियों की बैलेंस शीट पर असर पड़ रहा है, उन्हें अपफ्रंट बहुत सारा पेमेंट करना पड़ रहा है और चीन से और नए बाजारों से सामान जुटाना पड़ रहा है। और दूसरा इसका असर हमें कीमतों के तौर पर दिखाई देगा। वो सेक्टर हैं फार्मास्यूटिकल्स, फार्मा, क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनियों को एपीआईज़ की और कच्चे माल की बल्क ड्रग्स की बहुत पहले से ज़रूरत होती है चीज़ों को तैयार करके पैकिंग करने में। दूसरा, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स का एक बड़ा हिस्सा है जो कि चाइना से इंपोर्ट होता है, बाकी जगहों से होता है। क्योंकि अगर कोविड और भी इलाकों में फैलता है जहाँ से भारत को, साउथ ईस्ट एशिया के जिन बाज़ारों से भारत को कंपोनेंट मिलते हैं, तो वहाँ भी आपूर्ति या सप्लाई चेन बाधित हो सकती है। तीसरा टेक्सटाइल है, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है। ये 5 बड़े सेक्टर हैं। इन 5 बड़े सेक्टर्स में कंपनियों ने अपने आप को चीन से आने वाले डिसरप्शन में या चीन से आने वाली बाधा के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। और ऐसी स्थिति में जबकि बाजार में मांग कम है, सेल्स नहीं है, उसके बाद भी कंपनियों को अपने प्रोडक्शन साइकिल को बनाए रखने के लिए एडवांस में स्टॉक्स खरीदने पड़ रहे हैं। और इसका असर हमें तीसरी और आखिरी जगह दिखाई देगा। हमने अप्रैल से अक्टूबर के दौरान चीन से होने वाले भारत के आयात में 18% की बढ़ोतरी देखी है। अगले 3-4 महीनों में भारत में चीन से होने वाला आयात और बढ़ता दिखाई देगा, क्योंकि कंपनियां बहुत सारी खरीद प्रीपोन कर रही हैं, कच्चे माल की खरीद प्रीपोन कर रही हैं इस संभावना में कि अगले साल अगर चीन में कोरोना का असर लंबा चलता है तो फिर उन्हें कच्चा माल या जो उपकरण हैं, जो पुर्जे हैं, वो शायद नहीं मिल पाएंगे। देश के बैंकिंग सेक्टर की स्थिति बताने वाली ट्रेंड और प्रोग्रेस रिपोर्ट जारी हुई। आरबीआई की ओर से जारी की गई ये रिपोर्ट साल 2021-22 के आंकड़ों पर आधारित है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय बैंकों की सेहत में साल 2021-22 के दौरान सुधार आया है। 7 साल बाद ऐसा हुआ है कि बैंकों की बैलेंस शीट में बढ़ोतरी दोहरे अंक में हुई है, यानी कर्ज की मांग 10% से ज्यादा की रफ्तार से बढ़ी है। इसके अलावा बैंकों में एनपीए घटे हैं, पूंजी की स्थिति में सुधार आया है। हालांकि इस रिपोर्ट में आरबीआई ने रिस्ट्रक्चर किए गए खातों में कर्ज डूबने के प्रति बैंकों को आगाह किया है। नियामक ने कहा है कि दिए गए कर्जों पर जोखिम को सीमित करने के लिए बैंकों की ओर से उचित मूल्यांकन जरूरी है। सर, आरबीआई की जो टोन है वो चेतावनी देने वाली लग रही है और आरबीआई ये कह रहा है कि बैंकों की सेहत अच्छी है। जब सेहत अच्छी है तो फिर ये चेतावनी, ये आगाह करना क्यों? ये रिपोर्ट काफ़ी दिलचस्प और क्यूरियस है और बजट सामने आने वाला है और आरबीआई की बैंकिंग ट्रेंड्स की रिपोर्ट हर बार कई सारे नए इंसाइट्स लेकर भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के बारे में आती है, जिसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, काफ़ी जटिलता है। तो रिजर्व बैंक, जो पहला सवाल शुभ ने पूछा, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रिजर्व बैंक ने इंगित की, जिसकी तरफ ध्यान शायद कम लोगों का जाता है। रिजर्व बैंक का ये कहना है कि बैंकों ने पिछले 2-3 साल में जिन कर्जों का पुनर्गठन किया है, यानी वो लोग जो समय पर अपना कर्ज नहीं चुका पाए थे, हमें याद होगा कोविड का वो दौर जब मॉरेटोरियम दिए गए थे, उसके बाद केंद्र सरकार के कहने पर रिजर्व बैंक ने एक स्पेशल स्कीम जारी की थी, जिस स्कीम के तहत लोगों को अपने कर्ज के पुनर्गठन की छूट दी गई थी। आरबीआई का कहना यह है कि ये जो पुनर्गठित किए हुए कर्ज हैं, यानी वो लोग जो समय पर आर्थिक संकट के कारण कर्ज नहीं चुका पाए थे, वो आगे भी डिफॉल्ट हो सकते हैं। और ये चेतावनी पहली बार रिजर्व बैंक की तरफ से आई है इन कर्ज को लेकर। यानी यहां से 2 बड़े संकेत हैं। रिजर्व बैंक का मानना है कि जिन परिस्थितियों में ये लोग अपने कर्ज नहीं चुका पाए थे 2021-22 में, 23 में परिस्थिति
स्थिति उससे अच्छी नहीं होने वाली है। तो बैंकों को ये बात ध्यान रखना होगा कि नए कर्जों की तो जो स्थिति बनेगी वो अगला महत्वपूर्ण बिंदु है। जो कर्ज पहले से ही रिस्ट्रक्चर हो चुके हैं, जिनका भुगतान पहले से ही टाला जा चुका है, लोग पीनल ब्याज पर या महंगे ब्याज पर भी उन कर्जों के भुगतान को टालने के विकल्प चुन चुके हैं। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगला साइकिल हिट होने पर या उनका भुगतान आने पर वो ये कर्ज चुका सकेंगे। ये भारत की बैंकिंग व्यवस्था में, इसलिए जो शुभम ने कहा कि रिपोर्ट बैंकों की बैलेंस शीट बढ़ने का मतलब उनके पास कर्ज लेने लाने की संख्या बढ़ना होता है। उसके बाद भी आरबीआई को लग रहा है कि जो पिछले कर्ज पुनर्गठित किए गए थे वो एनपीए बनकर वापस लौट सकते हैं। ये पहली बात है। सर, दूसरी बात, जो नए कर्ज हैं उनके डूबने पर भी जो प्रोविजनिंग से जुड़े नियम है, प्रोविजनिंग तो अभी भी होती है, क्या उनमें भी कोई बदलाव की बात कह रहा है आरबीआई? हाँ, आरबीआई ने दूसरी जो महत्वपूर्ण बात कही जो अपनी रिपोर्ट में, वो भी एक ज़रूरी चीज़ समझने वाली है। आरबीआई ने अपनी इस रिपोर्ट में कहा है कि बैंकों को अब अपने कर्जों के नुकसान की भरपाई की तैयारी एडवांस में करनी होगी। एक शब्द का हमने इस्तेमाल किया जिसको हम प्रोविजनिंग कहते हैं। प्रोविजनिंग का मतलब होता है कि बैंकों को यदि एक निर्धारित समय के भीतर अपने कर्ज की वापसी नहीं मिलती तो वो आरबीआई के नियमों के हिसाब से नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में बदल जाते हैं और उतना ही उसके बराबर पूंजी बैंकों को अपने पूंजी आधार से या मुनाफों से निकाल कर रखनी पड़ती है और फिर उसके बाद वो कर्ज धीमे धीमे वसूली की दूसरी प्रक्रियाओं की तरफ चले जाते हैं। इस बार आरबीआई ने संकेत दिया कि केवल बैंकों के लिए नहीं, एनबीएफसीज को भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले से एडवांस में इस बात की तैयारी करनी होगी कि जो कर्ज वो इस समय दे रहे हैं उनमें से कितने कर्ज आने वाले समय में एनपीए बन सकते हैं और उस प्रोविजनिंग की व्यवस्था रखनी होगी। यानी बैंक जो तिमाही आधार पर नतीजे आने के बाद कर्जों की प्रोविजनिंग करते थे, उनको इसकी तैयारी आगे करनी पड़ेगी। और इसको लेकर बैंक क्या प्रावधान जारी करेगा आरबीआई, हमें बाद में पता चलेगा, पर रिजर्व बैंक का संकेत ये बताता है कि इसका असर में बैंकों की बैलेंस शीट पर दिखाई देगा, क्योंकि उनको और ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत होगी भविष्य में आने वाले कर्जों के डिफॉल्टर को लेकर। यहाँ भी ये संदर्भ समझना ज़रूरी है कि 2023 को लेकर रिजर्व बैंक काफ़ी सतर्क दिखाई दे रहा है। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात है। वित्त वर्ष 2021-22 में बैंकिंग धोखाधड़ी के मामले बढ़े हैं। आरबीआई ने बताया कि भले ही धोखाधड़ी के मामले बढ़े हैं, लेकिन इन मामलों में शामिल राशि घटी है। 21-22 के दौरान 60,389 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी से जुड़े 9,102 मामले आए हैं। इस दौरान ऑनलाइन से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों में गिरावट आई है। कार्ड और इंटरनेट के मामले लेन देन में धोखाधड़ी बढ़ रही है। सर, ये एक अजीब सी बात है कि मामले बढ़े हैं, राशि घटी है। किस तरीके की चिंता है ये आरबीआई की? इसी चिंता का नतीजा है कि रिजर्व बैंक ने एक नया प्लेटफॉर्म शुरू किया जिसका नाम दक्ष है, जो अगले नए साल की शुरुआत से काम करना शुरू करेगा और जितने भी डिजिटल ऑनलाइन फ्रॉड हैं उनकी रिपोर्टिंग का एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाने की बात कही गई। पर आरबीआई ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट में फिनटेक को लेकर कई सारी आशंकाएं और चुनौतियां जाहिर की और 5 बड़े ऐसे हिस्से बताए हैं जहां आने वाले समय में फ्रॉड का रिस्क ज़्यादा है। रिजर्व बैंक ने पिछले 6 महीने में 8 महीने में एक सीरीज में कई सारे ऐसे फैसले लिए हैं जो फिनटेक को रेगुलेट करने, फ्रॉड को रोकने, तरह तरह के डिजिटल फिनेंसिंग इक्विपमेंट्स के इस्तेमाल को संतुलित करने के लिए किए गए। रिजर्व बैंक का सबसे पहला कहना यह कि सबसे बड़ी रिस्क बैंकिंग सेक्टर के लिए थर्ड पार्टीज इंटरवेंशंस हैं। चूंकि बहुत सारी सेवाएं तीसरी पार्टीज के जरिए, मोबाइल वॉलेट के जरिए, पीओएस मशीन्स के जरिए या बाकी जगह से दी जा रही हैं, यहाँ पर फ्रॉड के रिस्क बहुत ज़्यादा हैं। ये पहला हिस्सा है, इसे ठीक करने की ज़रूरत है। दूसरा उसका यह कहना है कि मिस सेलिंग ऑफ बैंकिंग प्रोडक्ट्स बुरी तरह बढ़ रही है। हमें याद होगा कि वित्त मंत्रालय ने भी बैंकों से कहा था कि वो बीमा मत बेचें, जबरन बीमा नहीं बेचें। तो रिजर्व बैंक ने पाया है कि बैंक और जो थर्ड पार्टी जिनके सहारे बैंक अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, वहाँ गलत ढंग से उत्पाद को बेचना, उत्पाद की वास्तविक जानकारियाँ छुपाना, लोगों का जो वित्तीय ज्ञान है उसमें जो कमजोरी है उसका इस्तेमाल करते हुए उन्हें गलत प्रोडक्ट देना, दूसरी बड़ी चीज़। तीसरी महत्वपूर्ण ब्रीच ऑफ डेटा प्रिवेसी। आरबीआई ने कहा है कि बड़े पैमाने पर वित्तीय नेटवर्क से लोगों की जो डेटा निजता है या जो सूचनाओं की निजता है उसकी लगातार चोरी हो रही है। हम आपको लगातार अपने कार्यक्रमों में जागते रहो जैसे कार्यक्रमों में बताते रहें कि आपका फिनेंशियल डेटा असुरक्षित क्यों है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है, तीसरी और चौथी बात यह कहा है कि बैंकों ने और थर्ड पार्टी और फिनटेक कंपनियां बहुत साफ सुथरे ढंग से कारोबार नहीं कर रही हैं, ब्याज दरें ऊंची वसूली जा रही हैं और अनएथिकल ढंग से, गैर कानूनी ढंग से
बकाया कर्जों की वसूली की जा रही है। ये कुछ बड़े बिंदु हैं चुनौती के जो रिजर्व बैंक ने अपनी इस रिपोर्ट में इंगित की हैं, और ये बात वहीं से जुड़ती है कि छोटे छोटे फ्रॉड बहुत बड़े पैमाने पर हो रहे हैं, और उसमें भी फ्रॉड्स की और रिजर्व बैंक का ये आंकड़ा इसलिए एक बात चौंकाता है कि जितनी तेजी से साइबर फ्रॉड बढ़ रहे हैं उनकी रिपोर्टिंग उस तरह से नहीं बढ़ रही है, और शायद इसीलिए रिजर्व बैंक ने स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें कि अब बैंकों को अपने साइबर फ्रॉड्स को और स्ट्रक्चर और ढांचागत रूप से रिपोर्ट करना होगा। पर फिनटेक में रिस्क और जोखिम और अपराध के जोखिम ज़्यादा हैं, रिजर्व बैंक की रिपोर्ट मानती है। रूस ने उन देशों को कच्चा तेल बेचने पर रोक लगाने का फैसला किया है जिन्होंने उसके क्रूड ऑयल के भाव पर कैपिंग का समर्थन किया है। यह फैसला 1 फरवरी से लागू हो जाएगा और जून के अंत तक बना रहेगा। रूस के इस फैसले से कच्चे तेल के भाव में तेजी की आशंका बढ़ गई है। फिलहाल ब्रेंट क्रूड का भाव $85 और WTI क्रूड का भाव $80 के प्रति बैरल के करीब कारोबार कर रहा है। G7 देशों ने रूसी कच्चे तेल पर $60 प्रति बैरल की कैपिंग लगाई हुई है। ये कैपिंग 5 दिसंबर से लागू हो चुकी है। सर, कच्चे तेल के बाजार में एक बार फिर से तेजी के समीकरण बनते दिख रहे हैं आपको? 2-3 वजह हैं। तात्कालिक तौर पर अगर आप देखें तो 2-3 अलग अलग वजह हैं जिनके कारण कच्चे तेल के बाजार में तेजी के समीकरण बनते दिख रहे हैं। गैस बाजार में भी हमें थोड़ी सी तेजी दिखाई दे रही। एक तो रूस की तरफ से जो फैसला किया गया उससे बाजार में तेल की आपूर्ति कम होने की संभावना है। चाइना ने अपनी कोविड के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था में गतिविधियाँ शुरू करने के लिए प्रयास शुरू किए हैं, जिसके कारण बाजार में मांग आ रही है। कुछ और महत्वपूर्ण इंडिकेटर हैं, कुछ बड़ी डील्स हुई हैं, जैसे कि यूएस का जो LNG प्रोड्यूसर है वेंचर ग्लोबल, उसने जापान के साथ एक बड़ी डील की है गैस को लेकर 20 साल की, जिसका असर हमको बाजार पर दिखाई दिया। यूके की एक एनर्जी फर्म है, सबसे बड़ी एनर्जी फर्म है BP, उसने 20 साल के लिए एक प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट किया है पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया के इलाकों में तेल के उत्पादन को लेकर। और भी कई सारे कारपोरेट एक्टिविटीज़ पिछले 6 महीने के भीतर एनर्जी सेक्टर में तेज़ी से बढ़ी हैं। निवेश के लिहाज से, नए सौदे करने की दृष्टि से, नए तेल कुएँ खोजने की दृष्टि से, ये सारी गतिविधियां तेल बाजार में एक बार फिर थोड़ा सा तेजी का बुलिश सेंटिमेंट बनाती दिख रही हैं। अब समय सबसे बड़ी खबर का। शेयर बाजार में रिटेल निवेशकों के सीधे निवेश में भारी गिरावट देखी जा रही है। रिटेल निवेशक यानी कि हम इंडिविजुअल लोग जो शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं। इस साल अप्रैल से नवंबर के दौरान NSE के कैश सेगमेंट में रिटेल निवेशकों के 37,400 करोड़ रुपए की नेट खरीदारी की है, जो वित्त वर्ष 21-22 के दौरान हुए निवेश के मुकाबले 64% कम है। पिछले साल अप्रैल से नवंबर के दौरान 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की नेट खरीदारी रिटेल निवेशकों की ओर से की गई थी। इस साल निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में पिछले साल के मुकाबले कम रिटर्न की वजह से रिटेल निवेशकों ने खरीदारी घटाई है। सर, बाजार में खरीदा क्या नहीं जा रहा? क्योंकि बाजार तो अगर आप देखें अभी भी ऑल टाइम के हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे निफ्टी है। क्या खरीदा नहीं जा रहा है? आमतौर पर शुभम, जब हम शेयर बाजारों पर चर्चा करते हैं तो हम दैनिक आंकड़ों से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। हम रोज़ बाजार में, चूँकि बाजार बहुत तेज मूवमेंट का हिस्सा है और जिसमें काफ़ी तेज़ी से मूवमेंट होते हैं, तो हम जो बड़ी पिक्चर है, जो बड़ी तस्वीर है, जो 6 महीने में, साल भर में उभरती, उसे अक्सर भूल जाते हैं। अब हम आखिरी में जब साल के अंत में हैं तो हमें बाजार में छोटे निवेशकों की दृष्टि से कुछ बड़े और महत्वपूर्ण रुख आते दिखाई दे रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि इस साल छोटे निवेशकों का भरोसा बाजार में डगमगाया ही नहीं बल्कि टूटा भी है, और उसके कई सारे महत्वपूर्ण संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर आप बाजार में रिटर्न के हिसाब से देखें या एक्सचेंजेस की परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो ये साल पिछले साल की तुलना में तो अच्छा नहीं रहा। जैसे कि अगर आप निफ्टी देखें, अप्रैल से नवंबर में 7.4% की ग्रोथ थी। पिछले साल इसी समय में करीब 15-15.5% की ग्रोथ दिखाई दी थी। बाजार ऑल हाई पर है, लेकिन अगर इसी तरह से आप निफ्टी मिड कैप को देखें तो 2022 में 22% बढ़ा था, 7.9% की बढ़ोतरी हमको दिखाई देती है। और इस तरह से अगर आप बाकी इंडेक्स पे देखें तो बाजार में वो तेजी नहीं थी जिस तेजी को हम आमतौर पर सुर्खियों में देखते हैं लंबी अवधि के लिए, जो 1 साल की अवधि है। और इसने बाजार में निवेशकों का सेंटिमेंट या उम्मीद को तोड़ा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि और कुछ भीतर के आंकड़ों में हम देखें तो हमें दिखाई देता है कि कैश मार्केट में आमतौर पर छोटे निवेशकों की भागीदारी 1/3 घट गई। पिछले साल 2022 में 1039 करोड़ रुपए के आसपास का लाख करोड़ का ट्रेड हुआ था, अब जो 374 लाख करोड़ रुपए के आसपास का ट्रेड है। और यही डेरिवेटिव्स मार्केट में भी हुआ। डेरिवेटिव्स मार्केट में भी छोटे निवेशकों की हिस्सेदारी घट गई। तो पूरा सिनेरियो ये बताता है कि शेयर
बाजार की सुर्खियां कुछ भी कहती हूं, छोटे निवेशक बाजारों में घटते रिटर्न को क्रमशः महसूस करने लगे थे और इसलिए धीरे धीरे बाजार में अलग अलग सेगमेंट में उनकी भागीदारी घटती चलेगी और अंततः जब हम साल के अंत में साल खत्म कर रहे हैं तब हमें दिखाई दिया है कि डायरेक्ट रिटेल इन्वेस्टमेंट बाजार में 64% पिछले साल से कम हुआ है। यानी छोटे निवेशकों के लिए शेयर बाजार की पार्टी इस साल वैसी नहीं रही बल्कि अब खत्म होने की तरफ जा रही है और यहीं से हम अगले साल की तैयारियों की तरफ बढ़ रहे हैं। शेयर बाजार में अगले साल के जो आकलन हमें मिल रहे हैं, जिन पर हमने कल चर्चा की थी, वो यहीं से प्रेरित हैं कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगले साल शेयर बाजार में छोटे निवेशकों का उत्साह बनाए रख पाना मुश्किल होगा। सर वजह क्या है? मतलब छोटे निवेशक शेयर बाजार से दूरी बना रहे हैं, नंबर हमारे पास आ गए, निराश उनको क्या कर रहा है बाजार में? दो तीन चीजें बड़ी निराश कर रही हैं। एक तो अगर आप शेयर बाजार में ये साल और पिछले साल की तुलना में जो वॉलेटिलिटी थी, शेयर बाजार का तेज उतार चढ़ाव छोटे निवेशकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होता है। हमने पिछले 2 साल में, चूंकि भारत में हम अधिकांश बचतें बैंकों में रखी थी या शेयर बाजारों में जा रही थी, कोविड के दौरान लोग निवेश कर रहे थे और इसलिए बुल्स ने शेयर बाजार को रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा दिया। वैसी स्थिति में इस साल नहीं दिखाई दी। इस साल मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर पूरी दुनिया की एकदम बहुत तेजी से बदली। संभावना जनवरी तक ये थी कि कोविड का असर खत्म हो गया, सबको वैक्सीन लग गया, इकोनॉमी में रिकवरी आएगी, पेंट अप डिमांड आएगी, पर रिकवरी आने की जगह सामने आ गए पुतिन अपने गोला बारूद और तोप लेकर और वहां से पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में एक अजीब से संकट की शुरुआत हुई, जिसमें महंगाई, जिसमें कच्चे तेल की कीमतें बढ़ना। इस बीच भारत जैसी अर्थव्यवस्था में जिस तरीके की रिकवरी हमें दिखाई देनी चाहिए थी, जिस तरीके का पेंट अप डिमांड दिखनी थी, वो नहीं दिखाई दी। लोग जिन्होंने अपनी बचतें खर्च की थी और जिन्हें ये लगता था कि उनकी नौकरियां वापस आएंगी, उनकी नौकरियां वापस नहीं आई, तो उन्होंने शेयर बाजारों से पैसा निकालना शुरू किया, बचतों का पैसा, बैंकों से भी बचतों का पैसा निकाला और उसका असर हमें उनकी अपने पर्सनल खर्चों में कमी पर और निवेश पर दिखाई देता। और इसलिए अगर आप ध्यान से देखें शुभम, तो ये ऐसा साल रहा 2022 में रिटेल इन्वेस्टर, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी इंडियन स्टॉक कैपिटल मार्केट में NSE के हिसाब से 40.7% थी। साल का आंकड़ा हम जब चेक कर रहे हैं तो ये 37.4% रह गई, जबकि इससे पहले 2021 में 45% थी। मतलब अगर आप 2016 से ट्रैक करें तो शायद 2021 बेस्ट ईयर था जब 45% पार्टिसिपेशन NSE के आधार पर छोटे निवेशकों का था, जो 2016 में 33% हुआ करता था। और अब एक घटकर वापस हम वहीं आकर खड़े हो गए हैं लगभग जहां हम 2016 में थे। 2016 में 2017 में 36% के आसपास का पार्टिसिपेशन था कोविड से 2 साल पहले, और आज हम 37.4% के आसपास खड़े हुए हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के पार्टिसिपेशन की दृष्टि से। इसी रेशियो में अगर आप ध्यान से देखें तो जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स हैं उनका निवेश अपनी जगह पर सीमित है, 27% के आसपास मौजूद है। ये बाजार की जो अंतर्धारणा है, जो बाजार की नब्ज है, जो बाजार है, उसे सीमित कर रहा है। और इसलिए जब बाजार में बार बार कहा जा रहा है कि बाजार की में जो भी तेजी आ रही है उसमें गहराई और उसमें चौड़ाई नहीं है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो सीधे बाजार में निवेश करते थे वो उन्होंने बाजार से अपने आप को पीछे किया है। सर क्या आप इस पैटर्न में कहीं लॉकडाउन के खुलने का भी कोई असर मान रहे हैं? क्योंकि जब लॉकडाउन था लोग घरों में थे, उनके पास उनकी बचत थी, खर्च नहीं थे, खाली थे, डीमेट अकाउंट भी उस दौरान बहुत तेजी से खुले। लॉकडाउन खुलने के बाद पहले जैसी चीजें हो गई, लोग व्यस्त हो गए, आप इसको भी एक कहीं हद तक जिम्मेदार मानते हैं? लॉकडाउन के दौरान अगर आप बचतों के हिसाब से देखें तो लॉकडाउन के दौरान भारत में दोनों सेगमेंट्स में बचतें बढ़ी थी, बैंकों में भी बचतें बढ़ी थी और स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में भी बचतों में बढ़ोतरी हुई थी। उस दौरान चूंकि लोगों के पास खर्च और खर्च के रास्ते नहीं थे, लोग घरों में मौजूद थे, तो हमने वो निवेश वहां देखा। जैसे जैसे कोविड खत्म हुआ और लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ, बाजार ने निवेशकों के उस उत्साह को भी समर्थन नहीं दिया जिस तरीके का उत्साह हमने देखा था, बाजार में भी उतार चढ़ाव आया। तो इसलिए अब जैसे जैसे नौकरियों की में कमी हुई, रोजगारों में कमी हुई, खपत में कमी हुई, उसका असर में शेयर बाजार में निवेश पर दिखाई दिया, सीधे निवेश पर। और रिस्क, चूंकि एक बड़ा बूम हमने या बड़ी तेजी हमने 21-22 के बाजार में देखी थी, तो एक बाजार में गिरावट का सेंटीमेंट या बाजार में दबाव का सेंटीमेंट पहले से मौजूद था। सर म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार, इन दोनों को अगर आप देखें, म्यूचुअल फंड भी शेयर बाजार में जाने का एक रास्ता, एक तरीका है, वहां भी हम देख रहे हैं सिप टूट रही है, इक्विटी फंड से लोग बाहर निकल रहे हैं, शेयर बाजार में रिटेल निवेशकों का रुझान घट रहा है। कोई समानता देखते हैं आप इस पैटर्न में? म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा दिलचस्प ट्रेंड है। म्यूचुअल फंड में डीमैट अकाउंट टूट रहे हैं,
कम हो रहे हैं, लोगों ने डिमैट SIP अकाउंट, हाँ डिमैट, लेकिन सिप में कॉन्ट्रीब्यूशंस कंटिन्यू कर रहे हैं। नए डिमैट अकाउंट खोलने की रफ्तार कम हुई है लगातार। इसका मतलब ये कि जो लोगों के पास निवेश था, मौजूद था, उन्होंने तो अपने सिप कंटिन्यू रखे हैं, लेकिन जो नए निवेशक आने वाले थे, जो डिमैट अकाउंट खोलकर बाजार में निवेश करना चाहते थे, वो कम हो रहे हैं। यह आपको डायरेक्ट इन्वेस्टर्स के साथ जो फिनोमेना है बाजार का, उससे मिलता हुआ दिखाई देगा। दूसरी एक और चीज़ ये कि निवेशकों ने इस दौरान कई सारी वजहों से बिकवाली की और म्यूचुअल फंड में, इक्विटी म्यूचुअल फंड से अपने पैसे भी निकाले। इसमें दो वजह हो सकती। एक वजह ये कि उन्हें अपनी बचतों के लिए, खर्च के लिए पैसा निकालना पड़ा। दूसरा, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की, उनको अच्छे रिटर्न्स मिल रहे थे बाजार में, इसलिए उन्होंने पैसा बाजार से बाहर निकाला और वो आगे भविष्य में शायद निवेश के लिए वापस आएंगे। पर म्यूचुअल फंड बाजार में भी हमें शेयर बाजार के जैसे नज़रिए का नज़रिया दिखाई दिया। बस एक किस्म में सबसे जो दिलचस्प और संतोष देने वाली बात है कि सिप्स अभी भी बढ़ रही हैं। सिप में आने वाला निवेश उतनी तेज़ी से नहीं घटा, यानी जो लोग, जिनके सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान चल रहे हैं, उन्होंने अपने निवेश को कंटिन्यू रखा है, जारी रखा है। चलिए, तो अब समय मनी सेंट्रल झटपट का। अमेरिकी शेयर बाजार में टेस्ला का हाल बड़ा बुरा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी टेस्ला की तरफ से चीन में उत्पादन कटौती की आशंका से कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट देखी जा रही है। मंगलवार को अमेरिकी शेयर बाजार में टेस्ला का शेयर 11% से ज़्यादा टूट गया। रॉयटर्स ने एक रिपोर्ट में कहा कि मांग घटने की आशंका को देखते हुए चीन में टेस्ला की तरफ से गाड़ियों का उत्पादन घटाया जा सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि चीन में टेस्ला की सेकेंड हैंड गाड़ियों की कीमत अन्य कंपनियों की गाड़ियों की तुलना से ज़्यादा घट रही है और इस वजह से टेस्ला की नई कारों की मांग घट सकती है। अगली खबर एप्पल से। दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी एप्पल के शेयरों में भी भारी गिरावट देखी जा रही है। दिसंबर से अब तक कंपनी का शेयर 12% से ज़्यादा घटकर 18 महीने के निचले स्तर पर आ गया है। माना जा रहा है कि एप्पल के फ़ोन की सप्लाई में कमी देखी जा रही है, जिस वजह से शेयर में गिरावट आई है। एक खबर भारत से जीएसटी से जुड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, ज़रूरी खबर है, ध्यान से सुनिए। केंद्र सरकार ने इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि जो व्यापारियों को खर्च के बदले पैसा टैक्स वापस लेने की सुविधा मिलती है, उसको लेकर नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के मुताबिक आपूर्तिकर्ता को 30 सितंबर तक दे टैक्स जमा कराना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं होने पर जीएसटी टैक्स पेयर को पिछले वित्त वर्ष में इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए किए गए अपने दावे को 30 नवंबर तक लौटाना होगा। हालांकि बाद में आपूर्तिकर्ता की तरफ से जब टैक्स जमा कर दिया जाएगा तो टैक्स पेयर फिर से आईटीसी का दावा कर सकते हैं। सर, कोई टिप्पणी आपकी झटपट? दो महत्वपूर्ण इस खबर में दो महत्वपूर्ण चीज़ें। एक तो टेस्ला पर हम लगातार आपसे बात कर रहे हैं। टेस्ला की स्थिति लगातार बिगड़ रही है स्टॉक मार्केट में और शेयर बाजार में शेयरों के तौर से। कार बाजार में टेस्ला की क्या स्थिति है, इस पर आपको शुभम ने बताया कि सेकेंड हैंड कारों की कीमतें गिरी हैं, नए वाहन नहीं खरीदे जा रहे हैं। शेयर बाजार में टेस्ला का स्टॉक 73% टूट चुका है। ऑलमोस्ट निवेशकों को 2021 नवंबर की तुलना में 73% नीचे आ चुका है। और अब जो ताज़ी खबरें हैं जिसके कारण आज टेस्ला के स्टॉक में बड़ी गिरावट आई, उसकी बड़ी वजह थी कि कुछ बड़े फंड्स ने, जिन्होंने टेस्ला में निवेश कर रखा था, उन्होंने स्टॉक को बेचना शुरू कर दिया है। इलन मस्क निश्चित तौर पर मुश्किल में है। ट्विटर के बाद ट्विटर और टेस्ला दोनों ही संकट में हैं। एप्पल के स्टॉक में प्राइस में गिरावट की बड़ी वजह इस बार दिखाई दी क्योंकि चीन में लॉकडाउन वापस लौटने और कोरोना के कारण एप्पल के कच्चे माल, पुर्जों और उत्पादों की आपूर्ति में संकट आने की संभावना के कारण सेल्स गिरने का खतरा है, बिक्री गिरने का खतरा, और इस वजह से एप्पल के स्टॉक में हमने देखा ये गिरावट देखी। हालांकि ओवरऑल पूरा टेक्नोलॉजी स्पेस अमेरिका और पूरी दुनिया का एक किस्म की मंदी का और नेगेटिव सेंटीमेंट का शिकार है। तो थोड़ा भी कोई अगर नेगेटिव ट्रिगर आता है तो टेक्नोलॉजी स्टॉक सबसे तेज़ी से गिरावट सबसे ज़्यादा तेज गिरावट दर्ज करते हैं। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। चलते चलते एक बहुत ज़रूरी सूचना आपके लिए। आज से मनी 9 की हेल्पलाइन शुरू हो गई है, हेलो मनी 9। आज डॉक्टर रवि सिंह, देश के जाने माने शेयर बाजार विशेषज्ञ, जुड़े थे हमारे साथ। 1 घंटे तक उन्होंने लोगों के लाइव सवालों के जवाब दिए। अगर आपका कोई सवाल है म्यूचुअल फंड से जुड़ा तो आपके पास मौका है कल मनी 9 के इस कार्यक्रम में जुड़ने का और अपने सवाल पूछने का। आपकी फोन स्क्रीन पर, लैपटॉप स्क्रीन पर व्हाट्सएप का नंबर है, ईमेल आईडी है। आप इस नंबर को, इस ईमेल आईडी को नोट कर लीजिए और इस पर अपने म्यूचुअल फंड से जुड़े कोई भी सवाल भेज सकते हैं। अगर आप सवाल भेजेंगे, हमारी टीम आपसे संपर्क साधेगी और आपके सवालों का जवाब एक्सपर्ट के दिलाएगी। मौका मत छोड़िए,
इस नंबर पर, इस ईमेल आईडी पर अपना सवाल जरूर भेजिए। सवाल के साथ अपना नाम, उम्र, शहर का नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें, क्योंकि मोबाइल नंबर के माध्यम से हमारी टीम आपके साथ जुड़ सकेगी और आपकी जो भी समस्याएं होंगी, आपकी जो भी आशंकाएं होंगी, उनको एक्सपर्ट के माध्यम से दूर कराएगी। हर रोज मनी 9 की ये हेल्पलाइन लगेगी, एक दिन होगा। मंडे को आपको ये कैलेंडर पूरा मिलेगा कि इस हफ्ते किस दिन किस पर बात होगी। कल दिन है म्यूचुअल फंड्स का, आप अपने म्यूचुअल फंड से जुड़े सवाल जरूर भेजिए। फिलहाल आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। ऐसे ही का नाम